हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज। इसमें समावेशी शिक्षा NEP NCF RT, ठीक है, ये सारे टॉपिक लिए गए हैं। और जो भी क्लास में अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, जो भी पता चल रहे हैं वो सब इसी में लिए हैं। और कंटेंट टॉपिक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, सभी लिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जानकारी, ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। देखिए, टॉपिक 1, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की एकीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। कि समावेशी शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से सेवाबाधित बालक और बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो नीची जाति के हैं, पिछड़ी जाति के बोलते हैं जिन्हें, अनुसूचित जाति के हैं, सामान्य जाति के हैं, तो वो सारी जाति के बच्चे एक साथ स्टडी करते हैं। और जो शारीरिक रूप से बीमार होते हैं सभी बच्चे सभी मिलकर एक ही साथ एक ही क्लास में स्टडी करते हैं और एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इसको एकीकरण का सिद्धांत भी कहा गया है। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। देखिए, समावेशी शिक्षा जो है ना, वो शारीरिक रूप से, जो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से डिसेबल्ड होते हैं, रिटार्डेड होते हैं, वो सभी बच्चे इनके लिए यूज़ में, मतलब स्टडी करते हैं इनके इसमें विद्यालय में। तो जैसे शारीरिक रूप से बाधित बालक, फिजिकली चैलेंज बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, और सामाजिक रूप से बाधित बालक, सोशली चैलेंज चाइल्ड, और शैक्षिक रूप से बाधित बालक, एजुकेशनली चैलेंज चाइल्ड। तो शारीरिक रूप से बालक कैसे होते हैं? जो शरीर से अपने कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमियां होती हैं, कुछ बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो फिजिकली चैलेंज होते हैं। मानसिक रूप से यानी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सही से, है ना, लर्न नहीं कर पाते हैं सही से, लिख नहीं पाते हैं सही से, ठीक है। मानसिक रूप से कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहते हैं। सामाजिक रूप से जो सामाजिक की स्थिति की वजह से भी आर्थिक स्थिति में आ जाते हैं, जो ऐसे बच्चे वो सामाजिक रूप से बाधित होते हैं। शैक्षिक रूप से जैसे स्टडी के रिलेशन में किसी को कम पढ़, जैसे कोई मंदबुद्धि बालक होता है ना, कोई प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये सब होते हैं शैक्षिक रूप से बाधित बालक। प्रतिभाशाली तो अपना आप में प्रतिभाशाली होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है ना। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है, ठीक है भाई। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है कि उसे आखिर ऐसा क्यों किया गया कि सभी बच्चों को एक साथ क्यों लिया गया? तो उसका कारण ये था कि बच्चों को एकता में समानता, यानी सब मिलेंगे तो सबको वो एकता में समानता, यानी कि बच्चों को एक दूसरे से समान रूप में देखा जाएगा। बच्चों में हीन भावना, नीच, इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जाता है। देखिए, समावेशी शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि बालकों में मानसिक विकास, मानसिक यानी कि मेंटलिटी एबिलिटी जो डेवलपमेंट होता है, और मोरली डेवलपमेंट होता है, और आपका जो आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सोशली डेवलपमेंट होता है, इनका सही विकास जो है सही रूप से हो जाता है विकास, अगर हम इस तरह से बच्चों को साथ में लेकर स्टडी कराते हैं और बच्चों को साथ में रखते हैं। ओके, समावेशी शिक्षा में शिक्षक में इन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है, ठीक है। कि बच्चों के जो टीचर हैं, मतलब टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, टीचिंग करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को नेगेटिव मोटिवेशन ना दे, उनकी इंसल्ट ना करे, उनको पनिश ना करे। अगर वो बच्चों को पनिश नहीं करते हैं, उनकी इंसल्ट नहीं करते हैं, तो काफ़ी हद तक बच्चे कुछ सीखने के लिए बन जाते हैं। नहीं तो उनको बहुत लॉस होता है, उनकी बहुत हानि होती है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो बच्चे वो चीज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जितने आप उनकी इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, दंड देते हैं, या वो उतना ही नेगेटिव उठता चला जाता है बच्चा। कोशिश करिए कि बच्चे को सकारात्मक अभिप्रेरणा दीजिए, मतलब कोशिश करिए कि बच्चे को पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए। जितना बच्चे को आप पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे, बच्चा उतना ही उस काम को पूरी दक्षता के साथ करेगा और पूरी अच्छी तरह करेगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। समावेशी शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है। देखिए, समावेशी शिक्षा का विषय क्षेत्र कि क्या विषय है, कि क्या समावेशी शिक्षा में कहा गया था, कि क्या उसमें आदिवासी के बच्चे होने चाहिए, घुमंतु बच्चे होने चाहिए, केवल कामकाजी महिलाओं के बच्चे होने चाहिए, या गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे होने चाहिए।
देखिए, आदिवासी बच्चे, घुमंतु बच्चे और गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे, ठीक है, यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है। लेकिन ऐसा हो कि केवल कामकाजी महिला के बच्चे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये बता दूँ मैं आपको कि जहाँ ये केवल आ रहा है, ओनली आ रहा है, ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिव होती है। मतलब केवल हिंदी में, ओनली इंग्लिश में। तो ध्यान रखना, केवल की बातें 99% गलत होती है। तो हमारा आंसर केवल वाला हो गया, ठीक है। देखिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए जरूरी है नवीन शिक्षण विधियाँ, समुचित कुर्सियों का होना, ब्लैक बोर्ड आकर्षक होना, विद्यालय में चपरासी होना। देखिए भाई, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप, तो अच्छी शिक्षा देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास समुचित कुर्सियाँ होंगी तो ही अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, या विद्यालय में चपरासी होगा तो ही आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो ये दोनों गलत है। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड आकर्षक हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा ए, नवीन शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? अब देखिए, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं थी। अब देखिए, थ्योरी पढ़ी थी तो आपने क्वेश्चन को आप क्लिक करते हुए सोचेंगे नहीं। देखिए, शिक्षक को बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि शिक्षक को निःशक्त बच्चे जो हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? ये कारण है कि निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड है या श्रवण बाधित हैं, दृष्टिबाधित हैं, तो उन बच्चों पर अगर तुम ध्यान केंद्रित करते हो अपना, तो उन बच्चों को फील होगा कि हम हैंडीकैप्ड हैं या हम छोटी जाति के हैं, तो उनको अंदर हीन भावना होगी। इसीलिए आप उन बच्चों को सभी के तरह समान बच्चों में ही ले समझें। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन इसका गलत होगा कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, ये जानबूझ के लिया गया क्वेश्चन क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, इसमें लिखा है बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बच्चों को घर वापस भेज देना चाहिए। देखिए, घर वापस भेज देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, पहला क्वेश्चन गलत, इसका ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को परामर्श देना चाहिए कि बच्चों को सलाह देनी चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ठीक है। बच्चों को दंड देना चाहिए, ये भी कोई बात नहीं है सही। बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, है ना। बच्चे को नज़रअंदाज, भाई नज़रअंदाज कर दो, क्या बच्चे की समस्या ठीक हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर वो गलती कर रहा है या कोई समस्या है उसको, तो उसको हम देखेंगे ना, तभी तो उसकी समस्या ठीक होगी। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, परामर्श जैसे कि बच्चा गलत लिख रहा है तो आप उसकी स्पेलिंग को ठीक करिए, बताइए कि बेटा ये स्पेलिंग और आप इसे ध्यान कीजिए और ऐसे इसको याद कीजिए, ऐसे इसको लिखिए, ठीक है। उसकी समस्या का सुधार कीजिए, उस परामर्श वाला आंसर। क्वेश्चन, बच्चे की दुनिया मुख्य रूप से संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावात्मक विकास से। देखिए, विकास, अगर बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है, तो क्या नैतिक विकास, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास सब ठीक हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। नैतिक विकास हो रहा है तो सामाजिक विकास भी हो जाएंगे, भावात्मक विकास भी हो जाएंगे और शारीरिक विकास भी हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। भावात्मक विकास से तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, अगर बच्चे का शरीर ठीक है, शारीरिक विकास हो रहा है, तो वो सामाजिक विकास भी कर लेगा, नैतिक विकास भी हो जाएगा उसके अंदर, भावात्मक विकास भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसका शारीरिक विकास भी ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, वो फिजिकली सही नहीं है, मेंटली रिटार्डेड है, तो इन तीनों का होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, शिक्षा का मुख्य तत्व क्या है? पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक या सभी? छात्र होगा तो पाठ्यक्रम भी होगा, और पाठ्यक्रम और छात्र दोनों हैं तो शिक्षक का होना भी स्वाभाविक है। तो इसमें हमारे ये तीनों ऑप्शन ठीक हो गए। समावेशी शिक्षा का आधार है, अब देखिए समावेशी शिक्षा का आधार पूछा है, दार्शनिक, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज से भी काफ़ी चीज़ें बच्चा सीखता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए, है ना, और बच्चा दार्शनिक यानी एक दूसरे को देख के या कहीं इधर उधर जाके भी बहुत सी चीज़ें सीखता है। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? अब देखिए, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे, काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना कि संस्थापक जो थे वो डिक रोली थे। कौन थे? डिक रोली। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है,
तो शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण क्या है? शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, उपरोक्त सभी। देखिए जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूछा गया है कि शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण क्या है, कि बच्चे शिक्षा में पिछड़े क्यों रह जाते हैं, बच्चे सही से शिक्षित क्यों नहीं हो पाते, आखिर क्या कारण रह जाता है जिस कारण बच्चे सही से शिक्षित नहीं हो पाते। तो उसका कारण बनता है आपका शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, यानी कि फिजिकली, मेंटली या एनवायरनमेंट संबंधी कुछ कारण होते हैं। तो ये सभी कारण आपके होते हैं और इन्हीं के कारण बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी शिक्षा पर। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो अभी बच्चे की शिक्षा सही नहीं हो पाएगी, मानसिकता सही नहीं होगी, बच्चा बुद्धि से सही नहीं होगा, है ना, मेंटली रिटार्टेड होगा, या समझने की बुद्धि किसी भी चीज़ की बुद्धि जो होगी उसमें कम होगी, तो भी वो बच्चा सही से पढ़ नहीं पाएगा, में कोई बाध्यता होगी तो भी वो सही से नहीं कर पाएगा शिक्षा को अपनी। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? अब देखिए, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। आप देखिए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, देखिए बच्चे के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों में के लिए प्रति संवेदनशीलता जो है शिक्षक में होनी चाहिए। अगर उनसे संवेदनशीलता होगी, उन लोग से उनके लिए फीलिंग अटैचमेंट होगा, है ना, तो वो उसे थोड़ा और अच्छे से मतलब उनके साथ उसका ध्यान रख सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं हर तरह से, फीलिंग में मतलब थोड़ा उनसे अटैचमेंट होना चाहिए। और बच्चों का टीचर से, टीचर का बच्चों से एक दूसरे का अटैचमेंट होना चाहिए, जिस कारण बच्चे आपसे पढ़ने में हिचक ना करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपसे वो पूछ सकते हैं और आप उन्हें कोई बात कहते हुए समझ सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं ईजीली, वो आपकी बात ध्यान से सुन सकते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए धैर्य और स्नेह, धैर्य भी होना चाहिए और स्नेह भी होना चाहिए। अगर बच्चों के लिए प्यार होगा और आपका धैर्य होगा, अगर वो गलती करता है तो आप उसकी गलती को ध्यान में रख के उसको सुधार कर सकते हैं। छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन है डी, तो वो सही नहीं होगा कि उसकी आर्थिक स्थिति। देखिए हमें शिक्षक की आर्थिक स्थिति और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन, सफल समावेश में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? अब देखिए सफल समावेश ऐसा, तो उसमें क्या आवश्यक नहीं है? संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव या माता पिता का समावेश। देखिए सफल समावेश में कभी भी अलगाव का कोई जिक्र नहीं है। और अलगाव क्या होता है? अलगाव क्या होता है? अलगाव तो किसी चीज़ से उसको दूर करना होता है। तो हमें तो एकीकरण में रखना है, हमें तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सबको एक साथ रखना, एक साथ उनको शिक्षित करना है। माता पिता का समावेश की माता पिता को भी बच्चों की रिपोर्ट दे देनी चाहिए कि बच्चा इस तरह से विकसित कर रहा है, या बच्चा इस तरह से नहीं कर पा रहा है, या बच्चा ये करना है, जो भी है वो NEP 2020 में भी बोला गया है कि माता पिता का समावेश भी स्टडी में होना चाहिए, ताकि उनको भी उनकी रिपोर्ट दे दी जाए बच्चे की। उनसे संवेदीकरण भी होना चाहिए, क्षमता निर्माणी, बट अलगाव कभी नहीं होना चाहिए। अलगाव का मतलब होता है हिंदी में, जैसे कि कोई पेड़ होता है और उससे कोई पत्ते गिर रहा है, यानी कि किसी बिल्ली किसी टेबल से कूद रही, यानी कि टेबल को छोड़ के वो गई, यानी कि अलगाव का मतलब है एक दूसरे से अलग अलग होना। लेकिन हमारी समावेशी शिक्षा ऐसा कुछ नहीं कहती। ओके, नेक्स्ट, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। शब्द विकलांग, जो विकलांग है बच्चों का, उसका क्या संदर्भ है? देखिए सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयाँ और बौद्धिक हानि के साथ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से देखिए और सुनिए। सभी बच्चे संवेदी शारीरिक, है ना, संवेदी शारीरिक, जैसे कि आपने सुना था संवेदी गात्मक एक क्या होती है अवस्था थी पियाजे जी की, जिसमें बच्चे क्या अपनी इंद्रियों के द्वारा अपनी हर बात माता पिता को बताते हैं, है ना। तो उस तरह की कमजोरी की बात कर रहा है ये। सभी बच्चे भावात्मक भी एक फीलिंग होती है, कठिनाई जो फीलिंग, भावात्मक कठिनाइयाँ, बौद्धिक हानि, यानी इंटेलिजेंटी की जो उसकी बुद्धि की होती है उसकी हानि, यानी उसका लॉस। तो देखिए विकलांगता, ये दोनों ही ऑप्शन एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रखा पर है एक ही, तो इसलिए इसका आंसर दोनों ही ऑप्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि की स्पेरमैन भारी भाषा में कारक जी है। तो जी का क्या मतलब है? यहाँ पे जी को किससे डिनोट किया गया? आनुवांशिक बुद्धि से, उत्पादक बुद्धि से, वैश्विक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? देखिए जी जो कारक है स्पेरमैन का, आपको इसमें आनुवांशिक बुद्धि तो इसका है नहीं, हेरिडिटी का कोई मतलब नहीं है जी का, उत्पादक का भी नहीं है, वैश्विक का भी नहीं है, तो आपका सामान्य बुद्धि बचा। तो इसका आपका राइट आंसर है सामान्य बुद्धि। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। और देखिए CTET, UPTET, KVS, NVS, हर टीचिंग एग्जाम में आपका NCF इंक्लूसिव एजुकेशन, NEP 2020 और RTE,
है ना। ये सारे टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप कोशिश करिए कि सीटेट से ही अपनी स्टडी मजबूत और स्ट्रॉन्ग करके चलिए, ताकि सुपर टेट, यूपी टेट, ये जितने भी एग्ज़ाम है आपके केवीएस एनवीएस, आप सब इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह के एग्ज़ाम में सीडीपी को मोस्ट इम्पोर्टेंट माना गया है, पेडागोजी एंड साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए SEN अब इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे दे रखे हैं, कन्फ्यूज़न दूर मतलब कन्फ्यूज़न करने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए, ए स्पेशल एजुकेशन नीडेड, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नेशंस, स्पेशल एजुकेशन नॉर्म्स। तो इसका आंसर देखिए स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होगा, यानी कि बच्चों को ऐसी एजुकेशनल दी जाए जो उनको आवश्यकता हो, जैसे श्रवण बाधित हो गए, है ना, दृष्टि बाधित बच्चे हो गए, और आपके जिन बच्चों को सही से सुनाई नहीं देता, है ना, ये श्रवण बाधित में आ जाते हैं, दिखाई नहीं देता, है ना, जो भी इस तरह के बच्चे हैं जिनको फैसिलिटी मतलब कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उनको स्पेशल नीड दी जाए, उनकी एजुकेशनल को, उनकी स्टडी करने के लिए उन्हें स्पेशल नीड दिए जाए उनको। ओके, नेक्स्ट, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? अब बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य का, वंशानुक्रम का, पर्यावरण का, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें भी कोई चेंज नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दिया, क्वेश्चन एक ही है। स्वास्थ्य हेल्थ, वंशानुक्रम हेरिडिटी, पर्यावरण एनवायरनमेंट। अगर आप बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, ठीक है, तो भी उसकी बुद्धि पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप उसको अच्छा मतलब बच्चा वंशानुक्रम हेरिडिटी से ही पहले से प्रॉब्लम में है, पहले से ही मतलब मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली बीमार है, कहीं ना कहीं कोई उसकी समस्या है, तो भी उसकी बुद्धि पर, कोई भी उसकी इंटेलिजेंटी पे प्रभाव पड़ता ही है। स्वास्थ्य, अगर उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है ना, हेल्थ से बीमार है वो, किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, तो भी उसका बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। हमें से ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, इन्हें मिस करना आपका ही अपना लॉस करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? भाई अधिगम में कमी जो होती है, असमर्थता होती है, उसका कारण क्या? आखिर किस कारण अधिगम सही से नहीं हो पाता, किस कारण लर्निंग सही से नहीं हो पाती, आखिर कारण क्या हो रहे हैं? देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही सी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया अलग तरीके से। बात एक ही है, वंशानुगत कारण, जैविक कारण, वातावरण संबंधी कारण, उपयुक्त सभी। जैविक कारण भी एक तरह से आपका हेरिडिटी में आ जाता है, और वंशानुगत भी आपका हेरिडिटी में आ गया। वातावरण तो आपका एनवायरनमेंट संबंधी है ही, रिलेटेड्स है ना, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन, निर्देशन का उद्देश्य है भावी जीवन के लिए तैयार करना, समाज में यथोचित स्थान दिलाना, यह विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है, या उपयुक्त सभी। अब इसमें पूछा गया कि निर्देशन आखिर है क्या? क्या हमें बच्चों के भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार करना यही निर्देशन होता है? क्या समाज में उन्हें यथोचित स्थान दिलाना यही निर्देशन होता है, या यह विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है? बताइए, इसका आंसर आप बताएंगे। हमें भी पता चलना चाहिए कि आप हमारा इतनी मेहनत की गई वीडियो को सही से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप सच में हमसे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर देना। अगर हम सच में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर देना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं है। और ऐसी वीडियो डेली, मतलब डेली तो नहीं कह सकते, पर जब बन जाती है, जब भी हम आपको अपलोड करेंगे अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ, विद थ्योरी, विद क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है, अब देखिए आगे ना, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है वाणी बाधित द्वारा, दृष्टि बाधित द्वारा, सृजनात्मक बालक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए सृजनात्मक बालक के द्वारा, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, क्या उनके लिए ब्रेल लिपि यूज होती है? क्रिएटिविटी, देखिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में हर तरह से बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए बात की गई है, तो हमेशा क्रिएटिव वर्ड, सृजनात्मकता, ठीक है, ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पॉजिटिव वर्ड उसमें आ जाता है, ठीक है। वाणी बाधित, क्या वो बोल नहीं पाता इसलिए, क्या वो सही से कुछ पढ़ नहीं पाता इसलिए वाणी बाधित द्वारा, या दृष्टि बाधित द्वारा? तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा आपका दृष्टि बाधित द्वारा बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? देखिए विशिष्ट बालक कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, या सभी? देखिए ये ज़रूरी नहीं होता कि विशिष्ट बच्चों में सिर्फ विकलांग बच्चे ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या मंदबुद्धि बालक जो भी होते हैं, वो सब भी विशिष्ट बालकों में आते हैं, क्योंकि उनमें भी एक विशिष्टताएं होती हैं कि वो प्रतिभाशाली हैं, ये
इस तरह के हैं, ठीक है। तो श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, वाणी बाधित बालक, ये सभी हमारे विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिगम बाधिता की विशेषता है पढ़ने की असमर्थता, लेखन की अशक्तता, संप्रेषण को समझने की समस्या या ये सभी। तो देखिए, पढ़ने की असमर्थता, अगर बच्चा पढ़ने में असमर्थ है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो भी उसकी अधिगम बाधिता होती है, वो भी उसके स्टडी में प्रॉब्लम करती है। क्योंकि बच्चे अगर मैडम अगर ओरल सुनती हैं तो बच्चा ओरल नहीं सुना पाता है, या किसी को कुछ बताना होता है तो सही से क्लियरिटी नहीं बता पाएगा, तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो सही से क्या बता पाएगा, है ना, गलत सीखेगा। तो लेखन की अशक्तता, अगर बच्चा लिख ही नहीं पा रहा है तो ये उसके लिए अधिगम बाध्यता होती है। अगर सही नहीं लिख पा रहा है या लिखने में बहुत दिक्कत आ रही है तो उसको हर जगह ये चीज़ दिक्कत करती है। संप्रेषण को समझने की समस्या, सपोज करो 4 बच्चे एक साथ बैठे हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो उनकी बातों को सही से समझ नहीं पा रहा है, ओके, तो उसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है, जो अभी तक हम समावेशी शिक्षा बताते आ रहे हैं। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ठीक है। देखिए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया, देखिए कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है तो गलत है, जबकि कठोर प्रक्रिया का तो ऐसा कुछ इसमें नियम कहा नहीं गया। तथ्यों की शिक्षा से फैक्ट्स ओनली फैक्चुअल है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने में संबंध, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को पार्टिसिपेट कर दिया है कि 4 बच्चे इधर रहेंगे और ये जो दृष्टिबाधित बच्चे अलग रहेंगे और ये बच्चे अलग रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि कक्षा में जो भी अलग अलग बच्चे हैं उन सभी को उन्हीं को कि वो खुश होते हैं कि हाँ भाई हमारी क्लास में एक साथ सभी बच्चे स्टडी करते हैं। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है हमारी समावेशी शिक्षा। तो यही हमारी समावेशी शिक्षा का आंसर है, ऑप्शन ए, ओके। ऐसा नहीं है कि कठोर प्रक्रिया या फैक्चुअल होती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, समावेशी बालक समूह बनाते हैं, ठीक है। अब समावेशी बालक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो कैसा बनाते हैं, समांगी, असमांगी, विषमांगी या उपरोक्त सभी। देखिए, समावेशी बालक हैं वो समांगी समूह बनाते हैं, असमांगी समूह बनाते हैं या विषमांगी समूह बनाते हैं, ठीक है। देखिए, असमान होना, विषमांगी होना, असमान होना या असमांगी होना, ये होता है बालक के समूह समावेशी में। तो पूछा गया है कि समावेशी बालक समूह बनाते हैं, तो ये इन तीनों ही ऑप्शन को राइट माना जाएगा, क्योंकि आंसर आ जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, एक समावेशी शिक्षा कक्षा में डैश जोर होना चाहिए, कि भाई समावेशी शिक्षा जो है कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिभेदी समरूपी निर्देशों पर। देखिए, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, देखिए अलगाव तो हमेशा गलत होता है, ज़्यादातर अलगाव यानी कि अलग करना, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सामाजिकता में जिसकी पहचान है, जिसको कुछ ज़्यादा, जो भी छोटा जाति बड़ा जाति सब चीज़ मिला के है, तो उन सबको अलग अलग कर दिया जाए, तो ये गलत है ऑप्शन। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, कि बस उनका दिखावे पर लक्षण है कि हमें अभिमुखी से रिलेटेड है कि एक ही बिंदु पे आकर रुक जाना, ठीक है। अभिसारी सोच और अपसारी सोच में जब हमने बताया था आपको कि अपसारी सोच होती है कि एक बिंदु से हर तरह के रास्ते पर जाना और सारे रास्तों से एक ही रास्ते पर रुक जाना, वो होता है अभिमुखी यानी कि अभिसारी सोच। तो डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने की क्षमता का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बच्चे का सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, उसको नए नए प्रयास के लिए तरीके देने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा का महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है समावेशी शिक्षा की, कि छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास किया जाए, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास किया जाए, मानव संसाधन का सही निर्माण हो, या उपरोक्त सभी। देखिए, छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास, भाई छात्रों में अगर सहनशीलता के गुणों का सहनशीलता है तो ये भी तो गुणों का विकास, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की, अगर दूसरे के बच्चा है
उसके व्यक्तित्व के सम्मान की भावना रख रहा है तो ये भी अच्छी बात है। मानव संसाधन का सही निर्माण, और जो मानव संसाधन का सही निर्माण कर रहा है तो ये भी अच्छी बात है। यानी कि ये तीनों ही आपके सही होंगे समावेशी शिक्षा के लिए। तो देखिए समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। अब देखिए समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। ये समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक की पूछा है, तो प्रवर्तक कौन थे? इटार्ड। प्रवर्तक कौन थे? इटार्ड, है ना। और जो संस्थापक थे कौन थे? टिक्रोली। ओके, देखिए समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, अब हमें किसके अनुरूप किसको बदलना है ये देखिए, और ध्यान रखिए इस तरह के डैश वाले क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। 2021 में भी आए हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो ध्यान से क्वेश्चन समझिए, समझेंगे तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन ए बच्चे और व्यवस्था, बी व्यवस्था बच्चे, सी परिवेश परिवार, डी बच्चे परिवेश। अब देखिए समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, जबकि ऐसा तो है नहीं कि व्यवस्था अगर जैसी व्यवस्था दी जाएगी बच्चों को ऐसे ही बदल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, परिवेश को परिवार, देखिए परिवार का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं समावेशी शिक्षा में। बच्चे को परिवेश के अनुरूप चेंज करोगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, क्योंकि व्यवस्था को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे के अनुरूप बदलना है, कि बच्चे को जिस जिस फैसिलिटी की ज़रूरत है, बच्चे जिस तरह से शिक्षित होना चाहते हैं, जिस तरह से वो पढ़ना चाहते हैं, उनको उस तरह से हेल्प की जाए ताकि वो अपना विकास, उनका जो विकास है अच्छे से हो सके। ठीक है, तो बच्चे को व्यवस्था के अनुसार नहीं, बच्चे को व्यवस्था को बच्चे के अनुसार चेंज किया जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अब आया डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? लेक्स यानी कि लक्स साबुन को बच्चा सही नहीं पढ़ पा रहा, उसको पढ़ रहा है लुक्स, LUX। ठीक है, तो इसमें बोलता है पठन विकार। ये एक ट्रिक है जिससे बच्चे ध्यान से उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। देखिए अब देखिए बच्चों में कमियाँ, कुछ थोड़े से नोट्स लिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, अधिगम विकार से संबंधित है। बच्चों में कमियाँ, आप देखिए जो बच्चों में कमियाँ होती हैं क्या क्या होती है जो समावेशी शिक्षा में रखी गई है, तो वो क्या होती है? मानसिक मंदित, अधिगम असमर्थित, दृष्टि बाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, वाणी बाधित बच्चे और मानसिक दोष। ये सारी ही जो कमियाँ है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक ना एक कमी को दे देते हैं और पूछा जाता है कि ये बच्चे की कमियां हैं या बच्चे का विकार है या बच्चे में अधिगम अक्षमता है, तो इनमें कौन कौन सी है? ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? ठीक है, वो अब इनके बारे में बताया गया कौन कौन सी होती हैं। जैसे पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया, जिसको हम एलेक्सिया भी कहते हैं। अगर एलेक्सिया आ जाए या डिसलेक्सिया आ जाए तो हमेशा आप ध्यान रखना वो होते हैं पठन अक्षमता, कि बच्चे को रीडिंग करने में डिफ़िकल्ट हो रही है ना, बच्चे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना जमा पा रहा है, एक तरह से इनएबिलिटी टू मेमोराइज, है ना, मेमोराइज करने में भी अयोग्य है, और पुअर कंसंट्रेशन यानी कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी जो कमियाँ हैं किस में जाती हैं? रीडिंग डिसेबिलिटीज़ में यानी कि पठन अक्षमता में ही। ओके, नेक्स्ट देखिए टॉपिक अधिगम अक्षमता में दूसरा टॉपिक आता है डिस्प्रैक्सिया डिसग्राफिया, है ना। तो डिस्प्रैक्सिया या डिसग्राफिया आ जाए तो उसका होता है आपका लेखन क्षमता यानी राइटिंग डिसेबिलिटीज़। बच्चा लिखना तो चाहता है ABCD पर उससे वो लिख नहीं पाता है, उससे सही बन नहीं पाता है। या वो देखिए रस ऋषि आसनार में भी बच्चा बहुत दिक्कत करता है, रस ऋषि उनसे नहीं बन पाता, शेषत्रे नहीं बन पाता, है ना। तो ये सारी जो विकार होते हैं ये सब लेखन क्षमता के ही होते हैं कि, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि डिस्प्रैक्सिया या डिसग्राफिया, ग्राफ से पता चल रहा है कि ग्राफ बना रहा है वो, पर वो सही से नहीं बन पाता। जैसे शुरू में देखा होगा बच्चे आप स्क्रैम्बलिंग करते हैं, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे स्क्रैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, जब वो स्क्रैम्बलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, वो स्क्रैम्बलिंग करते करते धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई भी विकार कि क्या उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, तो उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। नाउ गणितीय क्षमता मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज़, कैलकुलेशन से पता चले, कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन से ही पता चलता है कि ये कैसी डिसेबिलिटीज़ है, कैसी अक्षमता है। तो मैथमेटिकल कि इस लड़की को 2+1 काउंट नहीं करने आ रहे हैं, या आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को -2 +1
का सही से ये नहीं पता था कि -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, उनको साइन में भी दिक्कत होती है। ठीक है, वो कंफ्यूज होते हैं कि अरे ये -2 +2, वो अमूर्त संकल्पनाओं में रहते हैं। ठीक है, तो ये वर्बल और ग्राफिकली दोनों ही होता है डिसकैलकुलिया, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता। अब देखिए, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता क्या होती है? अफेजिया, डिस्फेजिया। देखिए, फेस से समझ में आ रहा होगा आपके, फेस यानी कि फेस से रिलेटेड बात आ रही है, तो ये कैसा विकार होता है आपका? ये होता है मौखिक रूप से सीखने में। और कैसा? भाषा संबंधी अक्षमता, यानी वो भाषा संबंधी, जब बच्चे ने सुना तो स्पेसिफिक है पर बोल क्या रहा है? स्पेसिफिक। तो बच्चे ने सुना तो स्पेसिफिक है, लेकिन बोलने में वो गलत बोल रहा है ना, पैसिफिक, तो वो गलत बोल रहा है, यानी कि वो बोल जो रहा है ना गलत बोल रहा है, यानी कि अफेजिया, डिस्फेजिया। ओके, एक बार और लिया गया है कुछ अच्छी चीज़ें के लिए। देखिए, डिसलेक्सिया रिवीजन हो जाएगा आपका, पढ़ने संबंधी समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित समस्या, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी समस्या, डिसप्रैक्सिया गतिक कौशल संबंधी समस्या, जैसे बच्चा छोटा होता है, लिखता है, चलता है, घूमता है, ये सब डिसप्रैक्सिया में आ जाते हैं। गतिक कौशल यानी जो उसकी गति से रिलेटेड होते हैं। अफेसिया भाषा संबंधी संप्रेषण होता है। ADHD वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ADHD ध्यान रखना, ध्यान केंद्रित करने संबंधी समस्या। ADHD क्या होता है? ध्यान केंद्रित करने संबंधी समस्या। इसमें बच्चा कंसंट्रेशन कर नहीं पाता है, सही से ध्यान नहीं एकाग्रचित होकर स्टडी नहीं कर पाता है, वो कोशिश करता है फिर इधर उधर ध्यान उसका चला जाता है, तो ये ऐसी बीमारी होती है, मतलब ऐसा विकार होता है ADHD। ये ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी गया है। ओके, देखिए इसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी है। ADHD ध्यान अभाव, अति क्रियाशीलता, विकृति, यानी A माने अटेंशन, D माने डेफिसिट, H माने हाइपर एक्टिविटी, D माने डिसऑर्डर। ध्यान केंद्रित करने संबंधी समस्या, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ओके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस टॉपिक को। नेक्स्ट, RTE राइट टू एजुकेशन, जो हमारा 2009 में लाया गया था, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इसका उद्देश्य क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। देखिए, लाया गया था 2009 में, पर लागू जो हुआ था आपका ये 2010 में हुआ था। ओके, परिवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। तो जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उन देशों में से इस भारत को, हमारे भारत को 135 देशों में से एक बना दिया है। कौन सी शिक्षा ने? RTE एक्ट ने, ध्यान रखना। नेक्स्ट, यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 साल की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यानी कि यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है कि 6 साल की वर्ष की आयु में कहीं बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया तो उसको बाद में भी प्रवेश ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं और हर तरह के बच्चे को वंचित ना किया जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट, तो यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो छात्र को किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान होगा। तो बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपना, अगर वो वहाँ पे शिक्षा नहीं करना चाह रहा, शिक्षा पूरी अपनी, तो दूसरे स्कूल में आराम से वो कर सकता है। उसको TC के लिए उसको मना नहीं किया जाएगा कि आप हमारे स्कूल में ही पढ़ो या हम आपको TC नहीं देंगे, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। ओके, ध्यान रखना कि कभी भी बच्चे को कक्षा में दाखिले से भी नहीं रोका जाएगा कि आपको टेस्ट लेंगे, आप उनके ऐसे करेंगे कि टेस्ट लेंगे तभी आप स्कूल में हमारे एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ना ही बच्चे को बाहर निकाला जाएगा या उसको फेल किया जाएगा। अब तो NEP ने भी काफ़ी रूल ऐसे बना दिए हैं जिसके कारण बच्चों के लिए बहुत सुविधा हो चुकी है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जिस कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि इसे नागरिक शिक्षित हो, इसके नागरिक जो है शिक्षित हो, और ऐसा होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा सार्वभौमिक हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है और सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। ठीक है, कि भारत कैसा देश है? हमारा लोकतांत्रिक देश है, भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, जब भी कभी आए तो ये एक सही बात है। तो जिस कारण ये अनिवार्य हो जाता है कि इस कारण ये सही बात है कि हमारा जो नागरिक है, हमारा जो बच्चा है,
उसमें क्या है, शिक्षा महत्वपूर्ण मानी गई है, और शिक्षा कैसी, वो भी सार्वभौमिक हो। और राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 इसको कानूनी रूप से भी कहता है कि ज़रूरी है, मुफ्त होगी और अनिवार्य होगी इस शिक्षा को, और इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है, इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार पर डालती है। ओके, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने इसलिए लिए हैं। ध्यान रखिए कि 2 दिसंबर 2002 में क्या हुआ था, तो 86वां संशोधन था ये, और इसका जो अनुच्छेद था 21A, ठीक है, 21A अनुच्छेद था के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वां संशोधन और अनुच्छेद 21A के तहत। अगर पूछा जाए कि किस शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया किस अनुच्छेद के, तो 21A, और संविधान संशोधन किस संशोधन के, 86वां संशोधन के, ठीक है, 2 दिसंबर 2002 में हुआ था ये। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा में जो विधेयक पारित हुआ था वो कब हुआ था, 20 जुलाई 2009 में, और लोकसभा में जब विधेयक पारित हुआ था वो हुआ था 4 अगस्त 2009 में, ठीक है। नाउ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अधिनियम बन गया, जब ये राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो अधिनियम बना था वो कब बना था, 26 अगस्त 2009 में, और गजट में प्रकाशन हुआ इसका तो 27 अगस्त 2009 में, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सभी। नेक्स्ट, भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया, ये हमने बता दिया था हमने, है ना। देखिए विश्व में सबसे अधिक निरक्षर भारत में ही रहते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा निरक्षर यानी कि जो कम पढ़े लिखे या बहुत कम एजुकेटेड जो स्टूडेंट है या भी पीपल्स हैं वो सब भारत में रहते हैं। इसीलिए ये इस एक्ट को लाना पड़ा कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षिक घंटों की संख्या, कि क्या शैक्षिक घंटों की संख्या है और कितने कार्य दिवस होने चाहिए। जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए जो डेज़ होने चाहिए 200, अपर प्राइमरी लेवल के लिए 220 डेज़ 6 to 8 तक, और प्राइमरी 1 to 50 तक आ जाती है। और जो घंटे होते हैं वो होते हैं 1 to 5 तक 800 ईयरली साल में, और 6 to 8 तक 1000 घंटे होते हैं। एक शिक्षक के लिए पठन पाठन तैयारी के लिए न्यूनतम साप्ताहिक घंटे जो हर वीकली जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, तो होते हैं 45 आवर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, RTA धारा 12 के तहत, तो इसमें क्या है कि निजी गैर सहायता प्राप्त तथा गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से जो भी पिछड़े बच्चे होते हैं उनको आरक्षण जो होगा 25% होगा, ज़रूरी है उनका, ठीक है। निजी जैसे प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में या गैर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उन दोनों में ही जो बच्चे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए 25 का आरक्षण दिया जाएगा धारा 12 में 1C में RT एक्ट के तहत। ये पूछा गया था कि ऐसा कि कौन सी धारा के तहत निजी गैर सहायता और गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में आर्थिक सामाजिक रूप से कितने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए जो 25% धारा रखी गई है वो कौन सी धारा में, 25% जो आरक्षण रखा गया है वो कौन सी धारा में रखा गया है, तो धारा 12 में रखा गया है। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपकी धारा 13 क्या कहती है, ठीक है, प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और पुनः अनुवेक्षण प्रक्रिया का ना होना, यानी नो कैपिटेशन फीस, नो एडमिशन स्क्रीनिंग प्रोसेस। यानी कि अगर आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं या आप किसी का एडमिशन लेते हैं अपने स्कूल में, तो उनके लिए बच्चों की कोई एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी और ना ही कोई टेस्ट का वो होगा कि भाई उन बच्चों का पहले टेस्ट लो जब भी हम स्कूल में एडमिशन देंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये RT एक्ट के धारा 13 कहती है। धारा 14 क्या कहती है, अब RT एक्ट धारा 14 क्या कहती है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत न होने पर भी विद्यालय में बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत ना होने पर भी विद्यालय में बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उसके पास एज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। RT एक्ट धारा 16 क्या कहती है कि बालक को फेल नहीं कर सकते, कांट फेल द चाइल्ड। ये बात उसमें भी लिखा 8 तक और इसमें भी लिखा है, पर इसमें लिखा कि बालक को फेल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि कौन सी क्लास तक। किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। RT एक्ट
धारा 17 क्या कहती है कि बालक का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। द चाइल्ड विल नॉट बी फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज्ड, कि बच्चे को अब्यूज़ नहीं किया जाएगा, ना फिजिकली ना मेंटली। अगर इस तरह से करते हैं आप बच्चे को दंडित करते हैं तो आप पे धारा 17 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसलिए बच्चे का शोषण करना अपराध है। बच्चे को शारीरिक और मानसिक तरह से शोषण नहीं करना चाहिए। आप ये ध्यान रखना, RT एक्ट धारा 17 के तहत। ओके। धारा 24 क्या कहती है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, कि धारा 24 में लिखा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार होगा। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन होगी। धारा 27 क्या कहती है RT एक्ट के तहत कि किसी भी शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत कार्यों, चुनावी ड्यूटी के अलावा अन्य किसी गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि आपको जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव ड्यूटी के इनमें लगाया जा सकता है, पर इसके अलावा जो आपके नॉन एजुकेशनल वर्क हैं उनमें आपको ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, RT 2009 के अनुसार अध्यापक को किस कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। देखिए, आपदा प्रबंधन, जनगणना, पल्स पोलियो अभियान, चुनाव संबंधी कार्य। जबकि आपको अभी बता दिया गया था कि आपदा प्रबंधन, जनगणना, चुनाव संबंधी कार्यों में टीचर को लगाया जा सकता है, बट पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा बोझ के सूत्र वाक्य सबसे पहले किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, और शिक्षा बोझ बिना बोझ के सूत्र जो है वो यशपाल कमेटी 1993 में रखे गए। यशपाल कमेटी थी जिसने ये पहले अपने सूत्र रखे कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि स्टडी विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, RT एक्ट, ये IT एक्ट नहीं RT एक्ट है। RT एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ। तो देखिए 1 अप्रैल 2009 में, 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2011 में, या 1 अप्रैल 2012 में। तो आप देख सकते हैं कि 2009, 2011 और 2012 में नहीं हुआ था। जो 2009 में तो इसे सिर्फ पारित किया गया था, पर लागू जो हुआ था ये आपका 10 में हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा किस सूची का विषय है बताइए। संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, ये सभी। तो शिक्षा हमारी समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का। तो नंबर 5, RT 2009 के तहत अनुसार मतलब बालकों को TC कितने दिन की समय सीमा में देनी पड़ती है। 10 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर, या 30 दिनों के अंदर। देखिए जो TC है बच्चों को कितने समय में देनी पड़ती है, इसमें ये पूछा गया है RT एक्ट 2009 में। तो इसका आंसर होगा आपका 7 दिनों के अंदर बच्चों को TC दे देनी चाहिए। ओके, ताकि वो अपना एडमिशन कराए और अपनी स्टडी आगे की स्टार्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, RT 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है बताइए। NCERT, MHRD, CBSE, SIERT या SCERT। तो इसका आंसर आएगा आपका SCERT। ये आपकी है जो राज्य ने घोषित करी शैक्षिक प्राधिकारी के लिए संस्था। किसकी धारा के तहत? 29A धारा के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, RT एक्ट 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया बताइए। 42वां संशोधन 1976 के तहत, 44वां संशोधन 1978 के तहत, 92वां संशोधन 1985 के तहत, या 86वां संशोधन 2002 के तहत बताइए। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 42वां संशोधन 1976 के तहत जो संविधान है वो संशोधित किया जाएगा। उसमें संशोधन कितना है? 42वां, और कौन सा ईयर है? 1976। क्वेश्चन नंबर 8, RTE 2009 में अध्यापक विद्यार्थी सामान्य अनुपात, कि अध्यापक और विद्यार्थी का सामान्य अनुपात क्या है। 1/30, यानी कि एक टीचर पर 30 स्टूडेंट। 140, कि एक स्टूडेंट पर 45, एक टीचर पर 45 स्टूडेंट। 140, एक टीचर पर 40 स्टूडेंट। 132, या एक टीचर पर 32 स्टूडेंट। तो इसका आंसर आएगा आपका 140, यानी कि एक टीचर होगा और 40 आपके स्टूडेंट होंगे। यह है RT एक्ट 2009 में कि अध्यापक और विद्यार्थी का जो समानुपात होगा वो इतना होगा कि एक क्लास में 40 तो स्टूडेंट होंगे और उन पर एक टीचर रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 9, RT 2009 में बालक को विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा क्या कहलाती है। अब देखिए RT एक्ट के तहत जो भी प्रवेश देने वाली परीक्षा होती है वो क्या कहलाती है बताइए।
तो क्या वो विहिप कहलाती है, अधिसूचना कहलाती है, प्रति व्यक्ति शुल्क कहलाती है, अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है? बताइए। तो देखिए विहिप, अधिसूचना, प्रति व्यक्ति शुल्क, इन तीनों का ही रोल इसमें नहीं है, तो आपका आंसर आ जाता है अनुवीक्षण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, आरटीई की धारा 21 में साधारण सभा की 2 बैठकों में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? जब इसका आंसर आ जाएगा 6 महीने के अंतराल में आरटीई की धारा 21 में जो साधारण सभा 2 बैठकों में बैठती है वो 6 महीने के अंतराल में बैठती है। कितने महीने के अंतराल में बैठती है? 6 महीने के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल चुका है, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसे बहुत अच्छे से करना। देखिए बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाना है, एनसीएफ के बारे में बताना है हमें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 की है, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, कौन सी सूची में दिया गया? 8वीं सूची में, सभी भाषाओं में किया गया है इसका, और इसमें सृजनात्मकता को इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध था वो क्या था? सभ्यता और प्रगति। पूछ ले जाता है कि इसका उद्धरण किसने करा? तो इसका उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कुछ ही है बस इसकी थ्योरी, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत दिए थे। क्या था? कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, और वो भी कैसे? बाहर की दुनिया से जोड़ो। बच्चे को ये मत दिखाओ कि ये पेड़ है, पेड़ के बारे में बैठे बैठे बता रहे हो क्लास में, पेड़ जाके दिखाओ और उसकी पत्तियां, टहनियाँ, जड़ें सब उसे जाके दिखाओ। तो बच्चे को बाहरी ज्ञान से जोड़ो, यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर मत ले जाओ, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाओ, मूर्त से अमूर्त की ओर। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है, और ये भी कि उन्हें ये देखना कि अधिगम जो है रटो मत, समझो। जैसे पेडागोजी, साइकोलॉजी रटनी नहीं है, समझनी है। समझोगे तो क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। मतलब पाठ्यचर्या बुकों पर मत रहो, बुकों पे नहीं, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों को खुद का विकास अपना आप करने की कोशिश के लिए उनकी हेल्प करो। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। देश की लोकतांत्रिक नीति का सरोकार करना चाहिए और उनके पहचान को और पोषण को साथ देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 किसके द्वारा निर्माण किया गया? इसका एनसीईआरटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। उसे बच्चों को अवसर देना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चे कि अगर उनसे गलती हो जाती हैं, त्रुटियाँ हो जाती हैं, या वो कोई खेल में नहीं खेल पा रहे, तो उन्हें और अवसर दीजिए कि बेटा एक बार और करके देखिए, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, और उन्हें नई नई तरीक़ों से, उनको नई नई टेक्निक से उनकी जो शिक्षा है उसको और भी अच्छा अवसर दी जाए, उसको और भी प्रेरित किया जाए, उसको सुधार किया जाए, ताकि वो बच्चा अपने ज्ञान को अच्छे से सही से प्राप्त कर सके आसानी से और लचीलेपन में। जो ज्ञान है वो टिपिकल ना हो, कठिन ना हो, पाठ्यक्रम भी लचीला हो, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। जो ज्ञान हो वो बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान से जुड़कर होना चाहिए, पर पहले बाहरी ज्ञान का। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन हो। ओके, नेक्स्ट एनसीएफ 2005 शिक्षा, जो शिक्षण है गणित का उद्देश्य। देखिए तो शिक्षण गणित का उद्देश्य है कि जो गणित में क्या है कि बीजगणित और संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्य जो भी आंकड़े हैं, अवधारणाएं, उनको समझना या दिखाना। ठीक है, छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे कि आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करें। देखिए कि बच्चे को आप
जो गणित को है वो कैसे सिखाओगे? आर्क के द्वारा सिखाइए, सूत्र, चार्ट और टेबल इन सब का प्रयोग करके सिखाइए, मॉडल दिखाइए, उन्हें ग्राफ दिखाइए, तब जाके उनको इन सब चीज़ों को हल करना सिखाइए। मतलब बच्चे को तर्क के साथ, लॉजिक के साथ सिखाइए, उनका मैथमाइजेशन कीजिए, मैथमेटाइजेशन यानी कि गणितीयकरण। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है गणितीयकरण, इसका ध्यान रखना। ज़्यादातर मैथमेटिक्स में, गणित में से ये पूछा जाता है कि क्या बच्चे का मैथमेटाइजेशन करना, गणितीय करना जो है वो अच्छा होता है, पॉजिटिव सोच में आता है या नेगेटिव में? तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव में। बच्चों की समस्याओं का हल करना चाहिए हर तरह से, लॉजिक तरीके से, ताकि बच्चे मूर्त से अमूर्त की ओर और अमूर्त की ओर जा सकें। ठीक है, देखिए शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी विज्ञान और शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य हमारा प्रौद्योगिकी विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना। देखिए बच्चों को सिद्धांत जो हैं वो कैसे सिखाने चाहिए? व्यवहार के थ्रू। और सिद्धांत क्या होता है? किसी भी चीज़ की परिभाषा, उसे सिद्धांत कहते हैं, जो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके सिखाना चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ मूल्य को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण, तो ये सब महत्वपूर्ण सोच को विकसित करता है। किसको करता है? ये सब महत्वपूर्ण सोच को, उसके जीवन और उसके चिंता, जीवन की चिंता, ये सब क्या है? ये बच्चे की महत्वपूर्ण सोच को विकसित करता है, जिससे बच्चा शिक्षण विज्ञान के ये सब हमारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि बच्चों को कैसे जोड़ना है, व्यवहारिक कौशल से जोड़ना है, बच्चों को स्टडी कैसे देनी है, विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन। और बच्चे का जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। बच्चे को बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर ना आधारित करके, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा के मूर्त से अमूर्त की और ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। देखिए एनसीएफ 2005 में लिखा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। देखिए अगर जैसे इस एनसीएफ ने लिखा था कि शिक्षा जो है उसे मुक्त करने वाली प्रक्रिया को मानना चाहिए, तो जैसे देखा जाए कि फ्री माइंड, फ्री नो हैसल, तो उसमें जो बच्चों का जिस शिक्षा की प्रक्रिया में सभी तरह से शोषण हो रहे हैं, बच्चों का अन्याय हो रहा है, जैसे गरीबी, उनकी गरीबी की वजह से लिंग मतलब पक्षपात हो रहा है कि ये लड़का मैथ ले सकता है तो लड़की मैथ नहीं ले सकती, लड़का आर्ट नहीं ले सकता, लड़की आर्ट ले सकती है। लड़का जब स्कूल में बहुत से मतलब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो ज़्यादातर उसमें बॉयज़ को प्रायोरिटी दी जाती है कि बॉयज़ ज़्यादा बेटर करेंगे, लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये लिंग भेद होता है ना, तो ये पक्षपात होता है। ये सब चीज़ों से मुक्त होकर ऐसे बच्चों को फ्री माइंड, मुक्त करने वाली प्रक्रियाओं को देखा जाना चाहिए और इन सब से दूर रखना है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो इस तरह की सोच ना रख के उनका शोषण ना हो। ठीक है, और इन सब 2005 में ये भी लिखा है, इस बात को ध्यान रखना कि हमारे बच्चों का शोषण ना हो और वो इस प्रक्रिया से वंचित हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है कि एनसीएफ 2005 में लिखा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। अगर ये पूछा भी गया था कि किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का की अध्यक्ष किसके उसमें निर्माण किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल की कमेटी में और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती हो। जैसे कि हमने अभी बता दिया है कि जो स्टडी हो रटन प्रणाली पर मुक्त हो, कि बच्चों को समझाइए, रटन क्रिया से काम नहीं चलेगा, और बच्चे को बाहरी ज्ञान से जोड़िए। किताबी कीड़े समझा दिया क्वेश्चन, उसे समझो, ये नहीं, उसको बच्चे को दिखाइए कि कैसे आया, कैसे करा, कि पेड़ के बारे में बता रहे हो, डॉगी के बारे में बता रहे हो आप, या बफेलो के बारे में बता रहे हो आप, टाइगर के बारे में बता रहे हो, तो ये टाइगर चिड़ियाघर में मिलेंगे ना, वहाँ जाके आप इन्हें दिखाइए, बर्ड्स दिखाइए, तो उन्हें बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, तो बच्चे को रटन और मोटी मोटी किताबों से नहीं, बच्चे को बाहरी ज्ञान की नॉलेज एक्सपेरिमेंट करके इन सब चीज़ों से उनका ध्यान सही करना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अंग भाग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है, जैसे परिप्रेक्ष्य, सीखने का ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था या आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। ठीक है,
5 भाग है हमारे एनसीईआरटी 2005 में जो उनको वर्णित किया गया है, परिप्रेक्ष्य को, सीखने के ज्ञान को, और स्कूल की अवस्था, आकलन, पाठ्यचर्या के क्षेत्र को, विद्यालय व कक्षा का वातावरण को, और व्यवस्थागत सुधार को। देखिए एनसीईआरटी 2005 की प्रमुख सुझाव, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता क्या रही। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए। देखिए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जो उनकी भाषा जो होनी चाहिए ना, वो मातृभाषा होनी चाहिए। जिस भाषा में बच्चा अपनी ज्ञान को लेके आया है स्कूल में आपके, ठीक है, जिस भाषा में, यानी हिंदी भाषा है तो हिंदी, और इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश, तो जो भी भाषा है जिस भाषा में बच्चा सीख के आया है अपना ज्ञान, उसी भाषा से जोड़कर उनको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। उनको उससे कोरिलेट करके जोड़कर पढ़ाना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान उसके लिए एसेस्ट है, उसकी पूंजी है, तो आप उसे डिलीट ना करें, उसके माइंड से रफ ना करें। और दूसरा कि शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात कर, जो अभी हम बताते आ रहे हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। ओके, हमेशा ध्यान रखना, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो पता है और जो नहीं पता है, पहले पता है उसे दिखाइए, बाद में अमूर्त की तरफ ले जाइए जो नहीं पता। पहले ज्ञात है, जो आपको पता है, जो आपने दिखाया है कि देखिए फ़ोन होता है, फ़ोन में ये फंक्शन होते हैं, तो आप उसे दिखाइए, फिर बाद में उसे अज्ञात की तरफ ले जाइए। ओके, नेक्स्ट देखिए, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम में मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। कि अगर कोई आपको सूचना दी जा रही है तो वो एक ज्ञान है, तो इससे बचा जाए कि ये हम ज्ञान तो सीख रहे हैं, हमें वहाँ सूचना मिल रही है तो ये ज्ञान है, तो ऐसा ना सोचे कि सूचना भी हमारा ज्ञान है, तो उससे सूचना को, किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। नेक्स्ट की विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें, देखिए विशाल पाठ्यक्रम में मोटी किताबें सफलता का प्रतीक नहीं है, ये असफलता का प्रतीक है। ये मत सोचिए कि अगर बच्चा मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है या ज़्यादा पाठ्यक्रम है तो वो असफल ही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें असफलता का प्रतीक माने गई हैं, क्योंकि अभी तक बच्चों के कंधे ही टूट रहे हैं, एक तरह से बच्चों का बैग ही भारी हो रहा है, पर बच्चों में इतनी शिक्षा नहीं आ रही है, बच्चे इतना शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को मोटी किताबें नहीं, बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, बच्चों को सीखने पर ध्यान दिया जाए, बच्चों को सेल्फ डूइंग यानी करके सीखने पर ध्यान दिया जाए, बच्चों को हेल्प किया जाए, पर बच्चों को रटंत प्रणाली से दूर किया जाए, ठीक। नेक्स्ट, एनसीईआरटी 2005 की मुख्य विशेषता क्या रही। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, कि अगर बच्चा लाइब्रेरी में जा रहा है तो उसे ये देखे कि वो किस बुक में, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, तो उसे ये देखिए कि बच्चा किस बुक को ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है, उससे आपको उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट पता चलेगा, जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, जिससे वो फ्यूचर में कुछ बन सकता है। देखिए नेक्स्ट, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। देखिए सजा, पनिश और गिफ्ट, ना तो ज़्यादा पनिश किया जाए और ना ही ज़्यादा गिफ्ट के लालच में उसको पढ़ाया जाए कि बेटा तुम ये पढ़ोगे तो मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगा, आप ये करोगे तो आपको 3 चॉकलेट दूंगा, ये आपको गाड़ी दूंगा, आपको कार दूंगा। जो छोटे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, तो इस तरह की बच्चे में आदत ना डाले, फिर बच्चे की ऐसी आदत बन जाएगी तो दिक्कत बन जाती है। और सज़ा तो बिल्कुल ना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, जिस कैपेसिटी का बच्चा हो उसे उस तरह की योग्यता और जिसकी एबिलिटी हो उसके ही अनुसार बच्चे की पाठ्यक्रम रखा जाए। नेक्स्ट देखिए, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना, और शैक्षणिक गतिविधियों से में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। देखिए बच्चों को के जो अभिभावक हैं उनको भी जोड़ा जाए शैक्षिक गतिविधियों में। देखिए नेक्स्ट, एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, कि भाई शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है अपितु एक सुगम करता है। देखिए सोर्स नहीं है, जो टीचर है, हम लोग टीचर जो हैं हम स्रोत नहीं हैं, बल्कि हम एक सुगम करता है, हम फैसिलिटेटर हैं जो बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ना कि हम स्रोत हैं, ना कि। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि
सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। कभी भी हर बच्चे को एक समान ना समझा जाए कि हर बच्चा एक तरह से कर सकता है, कि हर बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया होती है, प्रकृति जो होती है, उनकी पॉजिटिविटी, सक्रिय जो एक्टिविटी होती है, वो सब क्या होती है, उनके लिए मतलब डिफरेंट होती है। और हमेशा उन्हें पूर्व ज्ञान से जोड़कर उनको अर्थ निर्माण करने में मदद की जाए। जैसे कि बच्चा अगर बाहर से सीख के आ रहा है, अपने घर से सीख के आया है कि इसे डॉगी कहते हैं और ये बोर्ड है और ये पेंसिल है, तो पेंसिल को बहुत से बच्चे पेन कहते हैं, नहीं ये पेन है, तो या पेन को पेंसिल कहते हैं, ठीक है। तो उससे जोड़ के बताइए, बेटा ये पेन ऐसे होता है, पेंसिल ऐसी होती है, ये डॉगी होता है ना, ये मियाँ होती है, तो बिल्ली होती है, तो ये ऐसे होती है। तो उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए ये भी एनसीईआरटी 2005 की भाषा के प्रति दृष्टिकोण है, जो कि हमारे चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चों में जो भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की जन्मजात जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। उनके अंदर एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, और उनके अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर जिसे कहते हैं वो पहले से ही जन्मजात होती है, जिससे बच्चे समझने में और भाषा को समझने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये हमारे चॉम्स्की से कहते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और जो अभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखिए और याद करके जाइए, समझ के जाइए। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षा शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है किसको? भौतिक संसाधन को, शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। देखिए भौतिक संसाधन को ऐसा कुछ नहीं है कि भौतिक संसाधन को ही दिया गया है, शिक्षित और अभिप्रेरित अध्यापकों को ही अभिप्रेरित करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभव हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार, भाई पाठ्यक्रम में सुधार होगा तभी तो बच्चे के अच्छे से उसकी शिक्षा को इम्प्रूव किया जाएगा। कि पाठ्यक्रम में सुधार क्या, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, और जो बुकें मोटी मोटी बुकें सफलता का कारण नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम का सुधार हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो और विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर हो, यानी में से कोई नहीं। देखिए ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है या इसकी संरचना होती है, या शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, विषय केंद्र पर हो ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र, तो सब तो ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण प्रोत्साहन देगा, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, इनमें से सभी। अब क्या अगर एक संसाधन के रूप में समर्थन देना है तो बहुभाषा को, तो क्या एक तरीका जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, या भाषागत पृष्ठभूमि के कारण प्रोत्साहन देगा, या यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा? बताइए, इसका आंसर आप बताएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।